विशेष व्याख्यान डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, संस्कृत संकाय की आचार्य प्रोफेसर कौशल पवार जी, संस्कृत संकाय के सभी प्राध्यापक, सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मानविकी विद्यापीठ के सभी शिक्षक वृंद तथा इग्नू के सभी सम्मानित सदस्यों का आज के इस विशेष व्याख्यान में मैं डॉक्टर आशीष कुमार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इग्नू के किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में हम इग्नू के कुलगीत को प्रस्तुत करते हैं। अतः अब मैं सीओई के साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इग्नू के कुलगीत को प्रस्तुत करें। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वाला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। धन्यवाद। हमारे मध्य समुपस्थित मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका आदरणीय प्रोफेसर मालती माथुर महोदया, जिनके सानिध्य में मानविकी विद्यापीठ का प्रत्येक विभाग निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, उनसे अब मैं उनके उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन करता हूं। मैम आपका जी मेरा वैसे चल ही नहीं रहा था। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम जी। सभी का स्वागत है। अभी सागर साहब से बात हो रही थी जब मैंने कहा कि आज जिस विषय पे बात करेंगे वो बहुत ही सार्थक होगा, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं, हमारे विद्यार्थी पूछते हैं कि मैंने एमए कर लिया या कुछ और कोई और कोर्स कर लिया, तो मेरे लिए आगे भविष्य में मेरे लिए क्या है, मेरा क्या रास्ता होगा, मेरे लिए क्या मार्ग खुले हुए होंगे। तो उस संदर्भ में जो डॉक्टर सागर हमें बताएंगे आज, तो हम उस बात को हम विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे कि संस्कृत पढ़ने के बाद उनके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या चॉइसेस हैं, what are the things that they can opt for after studying Sanskrit, and that it is not a dead end for them, which is what many students feel, that it is a language which will not offer any future. So this is a very instructive and a very constructive lecture that we are going to have today, and I would like to congratulate Professor Kaushalya for having thought about this, and thank Dr. Sagar for
having agreed and accepted our invitation और आज वो हमें समय दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. And I would like to welcome Vice Chancellor. I would like to welcome our Pro Vice Chancellors and all the heads of and directors of schools and divisions who have joined us. And हमारे साथ बहुत लोग रीजनल सेंटर्स से भी जुड़े हैं, क्योंकि वो भी इस जो बात आज होगी उसको वो अपने काउंसलर्स, अपने विद्यार्थियों तक वो पहुंचा पाएंगे, इसलिए उनका रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है. So I would like to thank you all very much. And I know that the Vice Chancellor is very busy today. And I would now, without wasting any more time, I'd like to invite him, request him to give the Vice Chancellor's address. Professor Nageshwar Rao, sir. तभी गिरा है पानी में और हमारे लिए चल खो दिया उन्होंने. नमस्कार. आदरणीय बलदेवानंद जी सागर, विश्वविद्यालय परिवार के सभी साथी, आज सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के तत्वावधान में संस्कृत भाषा में रोजगार की संभावनाओं के विषय पर आदरणीय बलदेवानंद जी का व्याख्यान होगा. यह समसामयिक और प्रासंगिक भी है, क्योंकि भाषा में प्रायः रोजगार की संभावनाएं लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को दिक्कत आ रही है. हिंदी भाषा में तो फिर भी कई संभावनाएं निकल आई हैं. अनुवाद की, शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य संभावनाओं पर बिल्कुल विचार नहीं होता. और हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि हमारी भाषा में किस प्रकार से संपन्नता आए और हम लोग इस विषय को भी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी रोजगार परक बनाए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हम लोग के लिए एक नया रास्ता भी दे दिया. हम लोग भाषा के पाठ्यक्रमों के साथ साथ उसी में अन्य जो प्रासंगिक विषय हैं जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, उनको इसमें शामिल कर सकते हैं. स्किल आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है, दूसरे डिसिप्लिन के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है, चाहे वो 6 क्रेडिट के ही क्यों हो. और हमारे यहाँ ऑलरेडी जो अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम है, जो बीए का पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने कई विषयों को शामिल कर रखा है. भाषाओं का पर भी एक विषय है. तो चयन आज के जमाने में एक विशेष भाषा में, कम से कम अंडर ग्रेजुएट स्तर पर, उसको अन्य विषयों के साथ जोड़ना, और विशेष रूप से जहां पर दक्षता की बात आती है, स्किल्स की बात आती है, उसको उसमें शामिल करना, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा. अभी एक सप्ताह पूर्व ही उर्दू के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का लॉन्च हो रहा था. उसमें भी यही बात इंगित की गई थी कि प्योर लैंग्वेजेस को अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दक्षता आधारित पाठ्यक्रमों को जोड़ना पड़ेगा. क्रेडिट, अब ये क्रेडिट्स हम अपने विषय से ले सकते हैं, दूसरों को विषय से ले सकते हैं. हम उन संभावनाओं को देखें. क्या हमने ट्रांसलेशन, एक ऐसा क्षेत्र है संस्कृत भाषा का, क्या इस तरह का कोई पाठ्यक्रम में विषय रखा है? क्या हमें इससे जो जुड़े हुए अन्य विषय हो सकते हैं जिनमें ट्रांसलेशन की संभावनाएं है, क्या उन विषयों को इसके साथ जोड़ सकते हैं? क्या हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी दे दें, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दे दें? निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर हम जैसे सोचना शुरू करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम ज्यादा
प्रासंगिक हो जाएगा, समय के अनुरूप हो जाएगा। क्योंकि आज भी इस विषय में जो प्रकांड विद्वान है संस्कृत के, बोलते अच्छा है, लिखते अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है और उच्चारण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब तकनीकी की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो अगर हमारी जो नई पीढ़ी है इन सब के साथ अगर तकनीकी को भी अपने साथ जोड़ ले तो रोजगार परक हो जाएगी। अभी भी अगर आप ढूंढना चाहें कि संस्कृत भाषा में अच्छे टाइपिस्ट की जरूरत है, मिलना मुश्किल हो जाता है। संस्कृत भाषा में आपको कोई और का किसी और भाषा में ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि और भाषाएं आपको आती है तो कैसे ट्रांसलेशन कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अन्य भाषाओं को जोड़ें तो किस प्रकार से हम लोग 10 से 12 क्रेडिट या 15 क्रेडिट या 20 क्रेडिट पूरे पाठ्यक्रम में, अगर हमारा पाठ्यक्रम 140 क्रेडिट का है तो उसमें 25-30 क्रेडिट्स हम लोग इस प्रकार का रख करके इस पाठ्यक्रम को उपयोगी बना सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से चिंतन की आवश्यकता है। और आज हमारे सामने आदरणीय बलदेव जी है, तो इस विषय को जानते भी हैं, इस विषय का मर्म भी जानते हैं, विषय को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है ये भी जानते हैं, इसकी उपादेयता कैसे बढ़ सकती है इसको भी जानते हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोगों ने अभी हाल ही में संस्कृत विषय में अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका CBCS पाठ्यक्रम में और ऑनर्स भी शुरू किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू किए हुए हैं। तो हम लोग अभी प्रारंभिक स्थिति में हैं और हमारे शिक्षक बहुत उत्साहित हैं, कुछ करना चाहते हैं और एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं जो निश्चित रूप से हमारे इस नई पीढ़ी के लिए लाभकारी हो। हम लोग वो संस्कृत नहीं चाहते जिसमें सिर्फ श्लोकों के अंदर बच्चा रह जाए, श्लोक के बाहर भी निकले, उसका अर्थ भी समझे और उस अर्थ का मर्म नीति शास्त्र में किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं, अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इन सब पर एक बेहतर चिंतन करने की क्षमता है हमारे साथियों में। आपका मार्गदर्शन मिलेगा, हम लोग अच्छा कर पाएंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए स्कूल ने ऐसा विषय चुना है जिसमें सोचने की संभावना है और आपसे जो मार्गदर्शन मिलेगा उससे हमारे साथी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आप यहाँ आए, पधारे, हम सबको आपके व्याख्यान का इंतजार है। हम लोग आपके शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम है उसको हम लोग किस प्रकार से रोजगार उन्मुखी बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन हेतु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस विशेष व्याख्यान की संयोजिका तथा संस्कृत संकाय में आचार्य प्रोफेसर कौशल पवार महोदया से उनके उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन करता हूँ। माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, सभी संकुलपति, हमारे मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर मालती मातृ और हमारे इग्नू के सभी सदस्य, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि माननीय कुलपति जी ने अभी हमारे बीच में बताया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस विषय पर संस्कृत भाषा में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं या क्या क्या संभावनाएं अभी तक हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर सर। मैं विभाग की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको आमंत्रित करूं, मैं आप सबको डॉक्टर बलदेवानंद सागर का परिचय विस्तार से देना चाहूंगी। उससे पहले मैं माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ पूरे स्कूल की तरफ से, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी का एक लंबा अनुभव कार्यक्षेत्र में रहा है। आप विद्यानगरी काशी से आपने विद्या अर्जन का अवसर मिला। आकाशवाणी नई दिल्ली से संस्कृत समाचारों के संपादन, अनुवादन और प्रसारण के आपके 45 वर्षों का अनुभव रहा है। दूरदर्शन में आपने 22 वर्षों के अनुभव के साथ साथ दृश्य माध्यम से सर्वप्रथम संस्कृत समाचार प्रसारक का यश मिला है।
अभी भी इन दोनों माध्यमों से आप लगातार काम कर रहे हैं, कर्मठता के साथ संस्कृत जगत की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम आता है, आप सब परिचित हैं, उनका संस्कृत भाषांतरण और प्रसारण का दायित्व भी आप बखूबी निभा रहे हैं सर। संस्कृत पत्रकारिता पर आपका काम अभूतपूर्व है। संस्कृत पत्रकारिता इतिवृत्तम अधुनातन स्वरूप पंच नामक संस्कृत में पहली बार रचित पुस्तक के लेखन संपादन के साथ इस विषय पर आपने अनेक शोध आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा भी आप कवि हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य, संस्कृत रंगकर्म और अध्यापन में आप लगातार अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर सागर सर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। 2018 में संस्कृत भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आपको महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये न केवल आपके लिए बल्कि तमाम संस्कृत जगत के लिए, संस्कृत पठन पाठन के लिए और हमारी पूरी जो संस्कृत ज्ञान परंपरा है उसका भी एक सम्मान है जो आपको महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला है। सर, आप शैक्षिक संचार निकाय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक बहुत बड़ा दृश्य माध्यम से CEC के अंतर्गत जो DD व्यास चैनल है जो हायर एजुकेशन के लिए काम करता है, उसमें 2015 से लेकर संस्कृत रंगकर्म, संस्कृत पत्रकारिता और सबसे बढ़कर संस्कृतम पठा आधुनिको भाव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला में आप लगातार काम कर रहे हैं, अपने व्याख्यान देते हैं। अभी तक आपके 135 व्याख्यानों का जीवंत प्रसारण यानी कि लाइव सेशन आप कर चुके हैं। ये सभी मैं सभी के लिए बताना चाहूंगी, लर्नर के लिए भी और हमारे छात्रों के लिए भी, कि सभी के सभी आपके व्याख्यान 135 व्याख्यान YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। जो भी संस्कृत का ज्ञान श्रवण और उसको अपने करियर के माध्यम से अपनाना चाहता है, आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं सर इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही श्रद्धा भाव से डॉक्टर बलदेवानंद सागर को संस्कृत भाषा में जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं उन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद कौशल्या जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल अच्छे से आपकी आवाज है। आदरणीय कुलपति साहब, राव साहब को मैं प्रणाम करता हूं, मैडम मालती जी और कौशल्या जी और आशीष और इग्नू के सब जो है अध्यापक, छात्र और इस व्याख्यान के साथ, कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी श्रोता दर्शक हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं संस्कृत विभाग, इग्नू और कुलपति साहब और आप सबको कि मुझे इस योग्य समझा कि इस विषय पर मैं अपनी बात आपके साथ साझा कर सकूं। मुझे इस बात का डेफिनेटली कौशल्या जी एक आत्मगौरव है कि इस विद्या को पढ़ने का और इसमें कार्य करने का अवसर मिला है। संस्कृत सब पढ़ते हैं और संस्कृत में अपनी अपनी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन मुझे विशेष रूप से गुरु कृपा मेरे पे हुई कि गुजरात से संस्कृत पढ़ने के लिए काशी में गया, फिर यहाँ दिल्ली में आया और इस तरह से आकाशवाणी में मुझे संस्कृत समाचार प्रसारण और भाषांतर कार्य, संपादन कार्य मिला और यात्रा बढ़ती रही। लेकिन ये जो इस बीच में 30-40 साल में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक प्रकार का विकास हुआ है, अधुनातन टेक्नोलॉजी हुई है और उसके कारण आज हम जिस तरह से जुड़ रहे हैं प्रातिभाषिक संगोष्ठी के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, ये एक अद्भुत इस दौर का मतलब समय है, मैं कहूँगा घटना है। और पिछले 2-2.5 साल में कोरोना की वजह से हम लोगों की जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आया वो भी आप सब लोग जानते हैं। मैं आदरणीय कुलपति साहब को, राव साहब को संदर्भित करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा में क्या क्या कितना हो सकता है और केवल ये श्लोकोच्चारण की बात ही ना हो या कर्मकांड की बात ना हो। आदरणीय राव साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इतने वर्षों तक मैंने मीडिया में काम किया और पारंपरिक रूप से संस्कृत का व्याकरण पढ़ा और मैं लिखता पढ़ता हूं, तो मुझे जो इतने वर्षों में अनुभव हुआ है वो ये है
कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत ध्वनि विज्ञान है। इस बात को हमें बहुत क्लियरली समझना है, समझाना है। ठीक है, भाषा के रूप में एक हमारे पास ये वैदिक वेद की भाषा, लौकिक भाषा और इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत ध्वनि विज्ञान है, साइंस ऑफ साउंड। और आजकल साइंस ऑफ साउंड में इतना सारा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम आपस में दूर रहते हुए भी, भौगोलिक सीमाओं की के बावजूद भी आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्यों है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे साथ है, उसके लिए संस्कृत के व्याकरण का बहुत बड़ा अवदान है सर। और नासा और इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही है। और पाणिनीय व्याकरण जो हमें कई हजार वर्ष पूर्व मिला है, वो आज अधुनातन 21वीं शताब्दी में बहुत अपडेट और बहुत सुसंगत और बहुत प्रासंगिक है सर। तो मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि समाज में ज्यादातर पूर्वाग्रह के कारण आमतौर पर यह माना जाता है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद आजीविका, रोजगार की बहुत कम संभावनाएं रहती है। या तो अध्यापक बनते हैं, या कर्मकांड करवाते हैं, या रिसर्च करते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह धारणा तथ्यहीन होने के साथ साथ समाज की अपरिपक्वता का उदाहरण भी है। ये मैं कहूंगा, अपरिपक्वता कहने का साहस इसलिए सर मैं कर रहा हूं क्योंकि हम में पूरी वो जागृति नहीं है कि संस्कृत क्या है। क्यों कि जो 200-250 वर्ष में ब्रिटिश शासन ने जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्राच्य विद्या के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई है, उसके कारण हम लोग अपरिपक्व हैं इस बारे में। संस्कृत भाषा एवं विषय, मैं विषय सब्जेक्ट कह रहा हूं, भाषा तो है ही है लेकिन एक सब्जेक्ट का है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, मैं संस्कृत के साथ विद्या शब्द लगाता हूं। संस्कृत विद्या का अध्ययन, भाषा के साथ साथ संस्कृत में जो अपार ज्ञान निधि है, आप तो जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस अपार ज्ञान निधि के अध्ययन के पश्चात युवाओं के लिए आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जिनके बारे में छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनको जानकारी होना अति आवश्यक है। जितनी जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा अवेयरनेस हम सोशल मीडिया के माध्यम से और इसी प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको प्रसारित कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तभी वे संस्कृत भाषा के अध्ययन की ओर अभिमुख होंगे। इसी दृष्टि से संस्कृत भाषा के अध्ययन के पश्चात प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसर, आजीविका के अवसरों की इस व्याख्यान में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। ये अवसर सरकारी, निजी यानी प्राइवेट और सामाजिक सभी क्षेत्रों में वर्तमान है। तो मैं एक एक करके गिनाता जाऊंगा और आप जो छात्र लोग हैं, जो संस्कृत के छात्र हैं और रोजगार में अभिरुचि रखते हैं इसको जानने के लिए, वो कृपया लिखते जाएं। सबसे पहला है सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, विभिन्न आप जानते हैं। ये सेवा भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है, जिसके प्रति युवाओं का रुझान सबसे अधिक होता है। काफी आप तैयारी करते हैं, क्लासेज, कोचिंग क्लासेज ज्वाइन करते हैं, IAS, IFS, ISS, ये सब एग्जाम देने के लिए। पद एवं वेतनमान दोनों स्तरों पर इस सेवा में उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। यानी जो सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, और मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आप ये सब जानते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर संघ से लोक सेवा आयोग, UPSC जिसको आप कहते हैं, और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा इसके लिए प्रतिवर्ष वैकेंसीज निकाली जाती है, रिक्तियां पब्लिश होती है। जो युवा संस्कृत के स्नातक, संस्कृत विद्या, संस्कृत सब्जेक्ट लेकर या गुरुकुल पद्धति से भी जो पढ़ते हैं, शास्त्रीय आचार्य होते हैं, MA होते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो संस्कृतज्ञ IAS, IFS और ये सब लोग विदेश सेवा के भी जो है संस्कृतज्ञ है, लेकिन उन्होंने ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके उसमें वो आज भारत की सेवा कर रहे हैं। दूसरी जो आजीविका की उपलब्धि है या अवसर है संस्कृत विद्या
जानने वालों के लिए, वो है प्राथमिक अध्यापक के रूप में, जिसको आप प्राइमरी टीचर्स कह सकते हैं, जो कि आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के लिए पूरे देश में शिक्षकों की आवश्यकता रहती ही रहती है। प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें शिक्षक चाहिए। किसी राज्य में 12वीं कक्षा तक, तो कहीं पर स्नातक ग्रेजुएट लेवल तक उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो शिक्षक प्रशिक्षक के पात्र होते हैं। निर्धारित प्रशिक्षण के बाद ही, यानी कि उनको ट्रेनिंग लेनी होती है, बीएड वगैरह करना होता है, ये आप जानते हैं, प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के लिए उनकी पात्रता अर्हता सुनिश्चित होती है। जिन छात्रों ने संस्कृत विषय के साथ दूसरी जो परीक्षाएं हैं, अप्रूव्ड विशारद या शास्त्री या आचार्य या उपाध्याय, इस तरह की प्रत्येक राज्य में इसकी व्यवस्था है, ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र होते हैं। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रत्येक राज्य के अनुसार प्रशिक्षण एवं भर्ती के नियम थोड़े अलग अलग है। तो इसीलिए आप जिस राज्य में चाहें प्राइमरी लेवल पर अध्यापक का कार्य ले सकते हैं जो संस्कृतज्ञ है। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखूंगा, प्रशिक्षित यानी ट्रेन्ड अध्यापक के रूप में देश भर के जितने भी माध्यमिक विद्यालय है, कहीं अनिवार्य तो कहीं ऐच्छिक विषय विकल्प के रूप में संस्कृत विषय का अध्यापन किया जाता है। और विशेषकर मैं यह अंडरलाइन करना चाहूंगा कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस बारे में बहुत ही विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, जिसमें संस्कृत शिक्षकों के लिए अधिकाधिक अवसर है। तो इसमें पढ़ाने वाले जो प्रशिक्षित अध्यापक है उनका चयन राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से होता है। संस्कृत विषय से जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या अध्यापन में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ऐसे अभ्यर्थी इसके पात्र होते हैं, इसके लिए अर्हता रखते हैं। चौथा बिंदु है व्याख्याता के रूप में, लेक्चरर के रूप में। पूरे देश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का अध्यापन किया जाता है, आप सब जानते हैं, जिसमें अध्यापन करने वाले व्याख्याताओं का चयन, लेक्चरर्स जो सेलेक्ट होते हैं, वो केंद्र या राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से होता है। संस्कृत विषय से परास्नातक यानी एमए, फिर उसके बाद एमफिल पीएचडी किया तो और अच्छी बात है, लेकिन एमए जरूरी है, और आचार्य परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है, ऐसे जो अभ्यर्थी है, प्रत्याशी है, वो इसके योग्य माने जाते हैं। पांचवा बिंदु जो मैं आपके सामने रखूंगा वो सहायक प्रवक्ता के रूप में, असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में, या प्रोफेसर कह सकते, प्रवक्ता इस प्रोफेसर जनरली कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रवक्ता के रूप में पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्यों के विश्वविद्यालय हो या उच्च शिक्षा विभाग जो सीधा सरकारी विभागों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का अध्यापन किया जाता है, जिसमें अध्यापन करने वाले सहायक प्रवक्ताओं का चयन विश्वविद्यालय अथवा राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप यूजीसी कहते हैं, और राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट आप कहते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, या कनिष्ठ शोध अध्येता वृत्ति यानी जूनियर स्कॉलरशिप, रिसर्च स्कॉलरशिप, ये जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण के लिए की है, ऐसे छात्र इसमें चयन के योग्य माने जाते हैं। अब आइए छठा बिंदु, अनुसंधान सहायक के रूप में जो संस्कृत विद्या के अध्येता विद्यार्थी है वो किस तरह से आजीविका के रूप में अपना सकते हैं। संस्कृत में शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के शोध संस्थान अपने यहाँ अनुसंधान सहायक, रिसर्च असिस्टेंट की नियुक्ति करते हैं। इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता संस्कृत विषय में एमए परास्नातक या आचार्य जो ट्रेडिशनली पढ़ते हैं आचार्य उपाधि, या विद्यावारिधि यानी पीएचडी या विद्यावारिधि, ये समान उपाधि है। ये नियुक्तियां कहीं कहीं पर वेतनमान यानी फिक्स्ड वेतनमान है
या कहीं पर निश्चित मानदेय कि इतना पर मंथ इतना दिया जाएगा, इस पर यह नियुक्तियां की जाती है। अब आइए 7वां जो अवसर है रोजगार का संस्कृत के छात्रों के लिए, वो है सेना में धर्मगुरु के रूप में चयन होता है। रिसेंटली आप लोगों ने संचार माध्यमों में, अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह से वाराणसी से ये प्रयास हो रहा था कि उन्होंने जो शास्त्री परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण किया उनको सेना में भर्ती के योग्य नहीं माना गया था। फिर वहां के कुलपति जी ने मंत्री महोदय को कहा और कार्यवाही की और अब स्वीकार कर लिया गया है। वैसे पहले भी था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिससे शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण को वो धर्मगुरु पद के अर्ह योग्य नहीं मान रहे थे, लेकिन अब स्वीकार कर लिया है। तो तीनों सेना, भारतीय सेना की जो तीनों शाखा है, स्थल, जल और आकाश, इनके जो अधिकारी स्तर का जो धर्मगुरु का पद है, धर्मगुरु एक विशेष एक तरह का पद है। ये होता है जिन छात्रों ने संस्कृत विषय के साथ स्नातक शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा निर्धारित एक और प्लस पॉइंट होना जरूरी है, शारीरिक मानदंड पूरा करना जरूरी है, क्योंकि सेना का काम है, उसमें एक्सरसाइज करना और शारीरिक स्तर पर आपकी जो फिटिंग है, योग्यता, फिटनेस आपकी बहुत जरूरी है। वो मानदंड आपको पूरा, हाइट कितनी होनी चाहिए, शरीर बॉडी बिल्ड कितना, वजन कितना, ये सारी मान्य जो आवश्यकता आपको पूरा करना है। इस परीक्षा में बैठने के लिए वो योग्य माने जाएंगे जिन्होंने शारीरिक मानदंड पूरा किया है। सेना के भर्ती बोर्ड द्वारा समय समय पर इस पद के लिए रिक्तियां निकाली जाती हैं। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या अखबार में या ऑनलाइन आप इस बात को देख सकते हैं। अब 8वां जो अवसर है संस्कृत छात्रों के लिए आजीविका का है, वो है अनुवादक के रूप में, जिसमें मैंने काम किया है। रेडियो में रह के ट्रांसलेटर रहा हूं, प्रसारक रहा हूं और अभी भी मैं अनुवाद करता हूं। जैसे बताया कौशल्या जी ने, मन की बात का अनुवाद करके फिर उसको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करता हूं। लेकिन अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए उस भाषा में प्रवीणता और विशेषज्ञता होना जरूरी है, अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि अनुवाद सहज हो जाए ऐसा नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में भी परिश्रम चाहिए, लेकिन संस्कृत में विशेष परिश्रम चाहिए। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूं, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण जैसा है वो, वैसे तो सरलम संस्कृतम ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको एक मंचीय भाषा के रूप में, एक मानक भाषा के रूप में जब हम उसमें काम करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता बहुत जरूरी है और उस शुद्धता को लाने के लिए अभ्यास जरूरी है। इसलिए जो छात्र ये अभ्यास करते हैं और शुद्ध संस्कृत बोलते भी है और लिखते पढ़ते भी है, उनके लिए अनुवादक के रूप में वो कहीं भी अप्लाई करें बहुत जरूरी है, उनको अवसर मिलेगा। जैसे विभिन्न संचार माध्यम, रेडियो, टीवी या और इस तरह के दूसरे दूतावास, एम्बेसीज में भी जरूरी है ट्रांसलेटर की, या सरकारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रतिष्ठान है, या सामाजिक क्षेत्र बहुत सारे हैं जहां अनुवादक की आवश्यकता है। ये ऐसे बहुत सारे उपक्रम है जहां अनुवादक का पद होता है, ट्रांसलेटर का, और उसमें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद है, केवल संस्कृत नहीं। पार्लियामेंट के जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसमें भी संस्कृत इंटरप्रेटर की रिक्तियां हैं। कई हमारे परिचित लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो अनुवाद और फिर अन्य साहित्य का अनुवाद कार्य भी करना होता है। इसके लिए इस पद पर नियुक्ति की जाती है। स्नातक, एमए या शास्त्रीय स्तर तक संस्कृत का अध्ययन करने के बाद अनुवाद में डिप्लोमा एक डिग्री होती है, ट्रांसलेशन डिप्लोमा जिसको कहते हैं, वो अगर किया है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस पद के लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं और इस पद के लिए माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बराबर ही वेतनमान निर्धारित होता है। अब 9वां में जो आपके सामने बिंदु रखूंगा वो है योग शिक्षक के रूप में संस्कृत के छात्र आजीविका में बहुत सारे अवसर रख रहे हैं। पूरे संसार में आप जानते हैं जिस प्रकार से स्वास्थ्य और अष्टांग योग, पातंजल योग, योगाभ्यास के प्रति जैसी जागरूकता बढ़ रही है, उसके लिए योग ट्रेनर, योग प्रशिक्षकों की मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संस्कृत के जिन स्नातकों ने गुरुकुल में योग का अभ्यास किया है या विद्यालयों में योग का अभ्यास किया और योग शिक्षा में कोई उपाधि प्राप्त की है, योग का भी डिप्लोमा, और इस तरह से हमारे यहाँ तो पूरा योग संस्थान है, आप जानते हैं, तो वो कोई भी डिग्री आपके पास है तो इस क्षेत्र में आप आसानी से रोजगार पा सकते हैं।
सरकारी विद्यालयों एवं गैर सरकारी उपक्रमों में योग प्रशिक्षित जो ट्रेनर लोग हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में रिक्तियां, वैकेंसीज निकलती रहती है। और अब तो ये पतंजलि योग दर्शन और पतंजलि जो रामदेव बाबा का एक अभियान चला है, इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और जब से ये नई सरकार आई उन्होंने 21 जून को योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है, तो अब मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं या मल्टीनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने यहाँ 1-2 योग प्रशिक्षक, योग ट्रेनर रखती है और उनकी सेवाएं लेके अपने जो जितने भी जो स्टाफ है उसके लिए योग की ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत सारे अवसर हैं। अच्छा, योग के साथ ये इसलिए जुड़ा है कि पूरा योग शास्त्र संस्कृत में है और योग ऐसी विधा है जो संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत नहीं जानते तब भी योगाभ्यास करते हैं, लेकिन विशेष रूप से संस्कृत जाने के बाद जो योग दर्शन है उसमें गहरी पैठ हो सकती है। इसीलिए संस्कृत और योग दोनों संयुक्त एक तरह से हैं। अब 10वां जो अवसर है वो है पत्रकार के रूप में। पत्रकार तो आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, क्षेत्रीय भाषा के भी हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है बहुत फलता फूलता उद्योग है जो युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध करता है अपितु चुनौतीपूर्ण कार्यों के माध्यम से यश और प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। जिन छात्रों ने संस्कृत में ग्रेजुएशन, स्नातक या शास्त्री उपाधि प्राप्त की है और पत्रकारिता का प्रशिक्षण, क्योंकि आप जानते हैं मास मीडिया इंस्टीट्यूशन, हमारे इंडियन मास कम्युनिकेशन है हमारे पास जो संस्था, वहां की अगर आपके पास डिग्री है या और कोई मतलब जर्नलिज्म की आपके पास कोई प्रशिक्षण की उपाधि आपके पास है, तो इस क्षेत्र में आप इस कार्य के लिए अर्ह माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। भाषा पर मजबूत पकड़ के लिए अगर आपके, क्योंकि पत्रकार की भाषा शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आजकल आप रेडियो, टीवी या दूसरे जो चैनल है उसमें पत्रकार को देखते हैं तो भाषा में अशुद्धियां बहुत होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो वो अशुद्धियां ना हो, चाहे आप हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, कोई भी भाषा बोले, वो शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि उसे एक संदेश जाता है, बच्चे भी सुनते हैं, गांव वाले भी सुनते हैं, तो वो मानक बन जाता है। अगर अशुद्ध उच्चारण है तो वो लोग अशुद्ध बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए चाहे पिक्चर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी हो, रेडियो हो, सब में शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। और शुद्ध उच्चारण के लिए एकमात्र उपाय संस्कृत अध्ययन है। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के बाद ही पूरी तरह से शुद्ध संस्कृत हम सबके सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिखना भी शुद्ध है और बोलना भी शुद्ध है। तो इस तरह से भाषा पर जो, और संस्कृत हमने सीख ली तो बाकी क्षेत्रीय भाषा या जो भी मातृभाषा है उसकी भी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी और आपको शब्द भंडार संस्कृत का इतना विपुल है वो भी, उसकी भी मदद मिलेगी। तो भाषा पर मजबूत पकड़ के कारण ही संस्कृत के छात्रों को दूसरी जो प्रतियोगिताओं की होती है उसमें उनको वरीयता मिलती है शुद्धता के कारण। और सरकारी और प्राइवेट या सरकारी प्राइवेट दोनों क्षेत्र में कार्य करने के अनेक अवसरों के साथ वेतन व सुविधाओं की भी यहाँ कोई सीमा नहीं है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, अवश्य में संस्कृत आपको मदद करेगी और एक संबल प्रदान करेगी, अतिरिक्त आपकी योग्यता के रूप में आपके साथ होगी। अब 11वां एक ले लेते हैं बिंदु, संपादक के रूप में, एडिटर। किसी भी पुस्तक, पत्र पत्रिका के प्रकाशन में संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप सब जानते हैं, एडिटर होता है। जो छात्र भाषा व साहित्य आदि की अच्छी समझ रखते हैं वे इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मुख्य माने जाते हैं। विभिन्न हिंदी भाषा के में पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकों का जो प्रकाशन करने वाली संस्थाएं हैं उनके यहाँ जो एडिटर का पद होता है, संपादक का, उस कार्य करने के लिए संस्कृत के जो अध्येता है उनको प्रायोरिटीज, वरीयता दी जाती है। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकारी और प्राइवेट, निजी दोनों क्षेत्र में अवसर है और यहाँ वेतन और प्रतिष्ठा की असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल आप जानते हैं इतना
प्रोमिनेंट हो गया है। इसके आ जाने के बाद अब ये क्षेत्र पत्रकारिता का और अनुवाद का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है और इतना आकर्षक और चुनौतीपूर्ण हो गया है कि मैं मानता हूं छात्र लोग इसमें जाना ज्यादा पसंद करेंगे और उनके पास अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो उनका वो प्लस पॉइंट माना जाएगा। अब आ गया ये 12वां पॉइंट है लिपिक। लिपिक के रूप में सरकारी क्षेत्र जो कर्मचारी चयन आयोग या रेलवे आदि बोर्ड हैं उसमें लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए 12वीं या उपाध्याय कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संस्कृत के वे छात्र जिन्होंने 12वीं उपाध्याय विशारद या तत्समकक्ष जो परीक्षा उत्तीर्ण की है वे इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे वर्ष में किसी न किसी विभाग में इन पदों की भर्ती के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके लिए एक बात खास है जो मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगा, सूचित करना चाहूंगा, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आजकल तो हम स्मार्टफोन रखते हैं उसमें भी वही टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप में या डेस्क कंप्यूटर में भी वही टेक्नोलॉजी है। तो अब हम लोग परिचित है लेकिन उनका व्यवस्थित ज्ञान है या कोई आपके पास डिग्री है वो आपका प्लस पॉइंट माना जाएगा। 13वां पॉइंट है अन्य सरकारी सेवाएं। जैसे कि मैंने पहले जितनी 12 सेवाएं बताई हैं उसके अलावा सरकारी क्षेत्र में और अनेक अवसर हैं जहां संस्कृत के अध्येता रोजगार पा सकते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी जागरूकता का स्तर बढ़ाएं, वो सर्च करते रहे चाहे गूगल पर चाहे न्यूज़पेपर में या और सोशल मीडिया में, और नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में पीछे ना रहे क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का जितना ज्ञान होगा वो आपके लिए सहायक होगा। संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ तकनीक की जानकारी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन, प्रोफेशनल जो आपके लिए अध्ययन है, पाठ्यक्रम है उनका अध्ययन, और रोजगार के जो नए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं वो हो सकता है बशर्ते कि आपको टेक्नोलॉजी का अधुनातन ज्ञान हो। अब 14वां पॉइंट में जो आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्राइवेट प्रतिष्ठान है, निजी संस्थान या सामाजिक क्षेत्र है, उसमें लेखक के रूप में भी संस्कृतज्ञ व्यक्ति संस्कृत का छात्र कार्य कर सकता है। लेखन एक कला है, आप जानते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं या जो भी टीवी रेडियो में भी लेखक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक कला है लिखना, और उसके लिए प्रेरणा और कौशल जो वर्तमान समय का जो साहित्य है वो देता है, यानी शब्दकोश, डिक्शनरीज, साहित्यिक मान्यताएं जैसे कि संस्कृत साहित्य में हम पढ़ते हैं, विषय वस्तु, लेखकीय दृष्टि के लिए भी परंपरागत साहित्य की ही सबसे बड़ा स्रोत है। और संस्कृत में न केवल सारे विश्व का सबसे विशाल साहित्य सुरक्षित है, आप जानते हैं अनेक विज्ञान है जो संस्कृत में संरक्षित है। वर्णन और विषय वैविध्य की दृष्टि से भी संस्कृत विषय बहुत अनूठा है। जिन छात्रों के साहित्य विमर्श एवं रचनात्मकता सृजन में अभिरुचि है वे संस्कृत साहित्य से प्रेरणा लेकर लेखन कार्य कर सकते हैं। आजकल लेखन का क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ है जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए लेखन भी आता है। सिनेमा के लिए भी लेखन है। आप जानते हैं इस क्षेत्र में रोजगार के असीमित अवसर उपलब्ध है। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा अपने अनुभव के साथ कि मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन नोएडा में है, उसमें मैं पिछले कई वर्षों से विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हूँ। तो वहां मैं जो जिन छात्रों को पढ़ाता हूँ वो कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का कोर्स करते हैं। तो उसमें जो डिक्शन है, उच्चारण कैसे बोलना, क्योंकि दक्षिण भारत से जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं या उत्तर भारत, बिहार, मध्य प्रदेश, नेपाल के जो छात्र छात्राएं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनको कुछ उच्चारण कहने में तकलीफ आती है, उनको अभ्यास नहीं होना, मातृभाषा की का प्रभाव होता है। तो संस्कृत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण उनका जो फोनेटिक शुद्धता है, परिपक्वता है, पूर्णता है, वो आ सकती। और मैं उन छात्रों को समझाता हूं और अभ्यास करवाता हूं। और आज मेरे पढ़े हुए बहुत सारे छात्र, मुझे गौरव होता है, अभी स्टार है, राजपाल यादव कहिए, चेतन पंडित कहिए, या और बहुत सारे जिनको मैंने पढ़ाया है और जिनको सिखाया है। तो इस तरह से संस्कृत के माध्यम से आप ये भी एक आपका रोजगार है कि आप लोगों को बता सकते, सिखा सकते हैं कैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना है। अब 15वां पॉइंट है ज्योतिषी के रूप में। अब ज्योतिष तो एक तरह से आप अलग सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन ज्योतिष संस्कृत के साथ घुला मिला है।
ज्योतिष का अध्ययन न केवल स्वयं के बौद्धिक व्यायाम और भविष्य के ज्ञान के लिए का रोमांच से भरा हुआ है, लेकिन आम जो सामान्य जनता है उनकी जिज्ञासा का भी विशिष्ट केंद्र है। हम चाहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या है या क्या ठीक हो सकता है, प्रतिकूलता है वो कैसे ठीक होगी। पूरी दुनिया में प्राय इसके जानने वालों के पास भीड़ लगी रहती है। व्यक्ति से लेकर सरकार तक इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का उपयोग करने में पीछे नहीं रहते हैं। जहां तक आय इनकम कितनी होगी तो इस अध्येता के ज्ञान और कौशल पर यह आधारित रहता है कि किस तरह से वो ज्योतिष का समाज में अच्छी तरह से सही भविष्यवाणी करके फोरकास्टिंग करके लोगों को गाइडेंस कर सकता है। लेकिन संस्कृत उसके लिए जरूरी है। संस्कृत का ज्ञान होगा तभी ज्योतिष का, अंग्रेजी के माध्यम से भी ज्योतिष पढ़ते हैं, लेकिन गहन और पूर्ण ज्ञान तो संस्कृत के कारण ही हो पाएगा। 16वां पॉइंट है, 2-3 और है, उसके बाद मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। वास्तु सलाहकार के रूप में, वास्तु आर्किटेक्चर आप जानते ही है, संस्कृत के ग्रंथों में वास्तु पुरुष की चर्चा की गई है, जिसका हमारे आवास, घर, कार्यालय आदि के निर्माण में जिसका बड़ा महत्व है। और आजकल वैसे भी वास्तु सलाहकार के रूप में रोजगार का एक नया विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है, जो संस्कृत के स्नातक, शास्त्री, आचार्य आदि विद्यार्थी पास करके वास्तु विज्ञान का अध्ययन या कोई डिग्री लेके दक्ष होकर रोजगार का अवसर उनको सर्जित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी आय इनकम जो है वो अध्येता के ज्ञान और कौशल पर आश्रित है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं, आप एक व्यवसाय के रूप में इसको अपनाएंगे तो आपकी कुशलता और आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि कितना आप कमा पाएंगे। 17वां बिंदु है पुरोहित के रूप में। अब ये एक विशेष प्रीस्ट के लिए हम कह सकते हैं। भारत जैसे देश में, भारत तो वैसे भी धर्मपरायण देश है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार किए जाते हैं, आप सब जानते हैं, और दूसरे अनुष्ठान बहुत सारे किए जाते हैं। उपासना अनुष्ठान में पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है। आपकी रुचि है और आपकी पारिवारिक परंपरा भी है अगर, तो विशेषज्ञ पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है जो जानकार हो, और इसके लिए विशेषज्ञ पुरोहित वर्ग के लिए रोजगार का ये एक अच्छा विकल्प है। लोक जीवन के साथ स्वयं के संस्कार और जीविका हेतु धन की प्राप्ति का इससे अच्छा कौन सा मार्ग हो सकता है, आप तो जानते हैं। और इस प्रकार से अब मैं आता हूं 18वां बिंदु कि जो सुसंस्कृतज्ञ है उनके लिए इस क्षेत्र में आने से न केवल कर्मकांड के प्रति आम लोगों में विश्वसनीयता की वृद्धि होगी, अपितु उपासनाकर्ता भी फलदायी, उपासनाकर्ता को भी फल मिलेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग इसका खंडन करते हैं कि भाई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, नहीं विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक है और मानव जीवन में परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। जो परंपरागत संस्कृत के अध्येता है उनको इस विकल्प पर विचार करके विशेषज्ञ सेवा देने के लिए अपने आप को तैयार वो कर सकते हैं और बहुत करते भी है। विद्यापीठ में विभाग है, कर्मकांड विभाग, आप जानते हैं, और इस क्षेत्र में जो अध्येता है उसके ज्ञान और कौशल पर उसकी आय निर्भर करती है। अब एक ऐसा क्षेत्र में आपके सामने रख रहा हूं, आप सब जानते हैं कथा प्रवाचक उपदेशक के रूप में भी संस्कृतज्ञ आते हैं, करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, देवी पुराण की, शिव पुराण की। भारत सहित पूरी दुनिया में लोगों को बुराइयों से हटकर, दुर्बलता से हटाकर उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए कथाकार उपदेश देते हैं। प्रवाचक और उपदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और जीवन में जो उन्नति है उसके प्रति लोगों की एक प्रकार के कई बार असुरक्षा की भावना उसमें होती है और उससे तनाव उत्पन्न होता है, गंभीर स्थिति परिवार में होती है। तो ये उससे मुक्ति दिलाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के साथ, कोरोना के समय में किस तरह से भारत देश और भारत के माननीय प्रधानमंत्री और जो विशेषज्ञ वरिष्ठ लोगों ने इसका सामना किया, अपना जो विल पावर बढ़ा के, नैतिक बल बढ़ा के। तो ये इसके लिए भी उपदेश की और इन प्रवचनों की आवश्यकता अवश्य में है और रहेगी, और इसलिए कर्मकांड के साथ और प्रवाचन यानी प्रवाचक के रूप में, उपदेशक के रूप में भी संस्कृतज्ञों को आना चाहिए। लोगों को भारतीय दर्शन और लोक जीवन को बेहतर बनाने के लिए संस्कृत के अध्येता इस क्षेत्र में आकर सामाजिक कल्याण के साथ आजीविका के लिए श्रेष्ठ अवसर पा सकते हैं। इस क्षेत्र में यश है, प्रतिष्ठा है और उसके साथ जीवन वृत्ति की अपार संभावनाएं हैं। शिक्षा शास्त्री के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत के जो ग्रंथ है या भारतीय दर्शन का
गहन अध्ययन करने की जो आवश्यकता है, उसमें जो निहित शैक्षिक मूल्य है उसको समझ रखने वाले अध्येता शैक्षिक क्षेत्र में इसमें कार्य कर सकते हैं। नवीनतम शैक्षिक तकनीक और टेक्नोलॉजी प्रविधियों के साथ बदलते समाज पर शोध और विमर्श करने वाले अध्येताओं को जो प्राइवेट फील्ड है, निजी क्षेत्र है, उसमें बड़ी प्रतिष्ठा और आय के अवसर मिलते हैं। इसलिए एजुकेशन और रिसर्च संस्थानों में साथ साथ अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष इन लोगों की मांग होती है। एक और क्षेत्र है समाजशास्त्री और दार्शनिक के रूप में। दर्शन व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र तक की दिशा तय करता है। समाज में कुछ ऐसे प्रश्नों पर विमर्श करने या जिनके समाधान आम सामाजिक व्यवस्था और तंत्र के पास नहीं होते हैं, अथवा बदलते सामाजिक और वैश्विक परिदृश्य में परंपरागत मूल्यों के साथ नवीन जीवन दृष्टि का तालमेल बिठाने में दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए समाज में इन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनके लेखों, व्याख्यानों और साक्षात्कारों से प्राप्त होने वाली आय उच्च स्तरीय जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे अध्येताओं को औपचारिक रूप से कुछ संस्थाओं में सेवा करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अब इतना तो मैंने आपको जितने टेक्निकल फील्ड है उसके बारे में बताया। अब समाज सुधारक के रूप में भी संस्कृतज्ञ काम कर सकता है कि किस तरह से समाज की कुरीतियां ये या उस तरह से हैं। बहुत सारे समाज में जो दिव्यांग लोगों को मदद करने वाले हैं या जो दलित या वंचित लोग हैं उनके लिए कार्य करने वाले हैं या शिक्षा का प्रसार करने वाले हैं, उन सब को वो संस्कृतज्ञ भी उसमें आगे आके अपने कार्य करें। उनको पुरस्कार मिलते हैं, समाज में यश और उनको सत्कार सम्मान मिलता है। समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में नेता के रूप में भी संस्कृतज्ञ आ सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे संस्कृतज्ञ हैं जो राजनीति में अपना कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। और अन्वेषक के रूप में, शोधकर्ता के रूप में आप पूरे संसार में इतिहास आदि जितने भी ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है वो संस्कृत साहित्य है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इससे लेकर संस्कृत के ललित साहित्य में तत्कालीन समाज एवं व्यवस्था का चित्रण है। इतिहास, भूगोल, शासन व्यवस्था, व्यापार, कृषि, जलवायु, नदियां, बादल, अधिवास, ग्रह, नक्षत्र, सबके बारे में संस्कृत के विशाल साहित्य में चर्चा मिलती है। इन तत्वों के बारे में विमर्श करना तथा समय की आवश्यकता के अनुसार इनका विश्लेषण करना अन्वेषकों का कार्यक्षेत्र है। नासा जैसी संस्थाएं जो अमेरिका की विज्ञान अनुसंधान की संस्था है, महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत में भी ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो तथ्यों को जुटाकर अपनी प्रामाणिकता पर कार्य करे। और आप जानते हैं सरस्वती नदी के बारे में इतना अनुसंधान हो रहा है, या जलवायु परिवर्तन और उसके बारे में भी, या कोरोना जब कोविड आया तो उसके लिए आयुर्वेद में इतना सारा अन्वेषण हुआ है। आयुर्वेद की बात आई तो मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी संस्कृतज्ञ विशेष रूप से काम कर सकते हैं, जिसमें दवाइयां बनाना, दवाइयां देना, या इस क्षेत्र में अपने आप संस्था स्थापित करके लोगों की मदद करना। लेकिन उसके लिए संस्कृत के साथ साथ आपको आयुर्वेद की डिग्री होना बहुत जरूरी है। और उद्योगपति के रूप में तो कोई भी कर सकता, संस्कृतज्ञ तो करेगा ही, बाकी लोग भी कर सकते हैं। और अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर संस्कृत से स्नातक या स्नातकोत्तर, शास्त्री, आचार्य, एमए, पीएचडी, एमफिल, ये सब छात्रों को रोजगार प्राप्त होता है। प्रावधान के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक के रूप में, भारत सरकार द्वारा दूतावासों में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में, फैमिली एडवाइजर के रूप में, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, वैद्य और शिक्षक के रूप में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्य शिक्षक के रूप में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इतनी अपार संभावनाएं हैं। अभी समय की सीमा के कारण, क्योंकि अब तो आप YouTube बनाकर संस्कृत में अपलोड करके अपना चैनल बना सकते हैं, संस्कृत का प्रचार कर सकते हैं। संस्कृत के द्वारा किन किन भाषाओं में या हमारे जो अधुनातन प्रविधियां हैं और क्षेत्र है उसमें संस्कृत के बैकग्राउंड से कितना लाभ होता है, ये सब हमको आप सबको इसके आजीविका के लिए अवसर दे सकते हैं। संस्कृत भारती, विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान, लोक भाषा प्रचार समिति और संस्कृत विश्व संस्कृत पत्रकारिता परिषद, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। और इनके माध्यम से हमको पता लगता है कि जो संस्कृतज्ञ है वो अपने आप को कभी भी इंफीरियोरिटी
कॉम्प्लेक्स ना महसूस करें कि हम संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे। कभी समय था और उन लोगों की साजिश थी कि उन्होंने संस्कृत को इस तरह से विलुप्त या गोपनीय बना दिया। लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण हूं और मेरे जैसे और कई लोग हैं। तो आप जो संस्कृत के छात्र हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत ही स्वाभिमान के साथ और जोश के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। आपके लिए खुला क्षेत्र है और इसके लिए मैं आपको सबको शुभकामना देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। सर मैं 1 मिनट में और आपको कष्ट दूंगी जी। जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, हम लगातार अखबार में भी पढ़ते हैं, जो गैर संस्कृत बोलने वाले जो लर्नर हैं, सीखने वाले, वो ये कहते हैं कि हमने केवल सुना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तैयार करने की एक भाषा है। इससे अगर 1 मिनट और आप दें अनुरोध के साथ। नहीं, बिल्कुल मैं बनूंगा। ये तो आपने अच्छा प्रश्न किया। अब मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम अभी सब जुड़े हुए हैं, इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से ये खास कर तरह की बौद्धिकता तो है, लेकिन ये कृत्रिम है। कृत्रिम माने ये यंत्र के कारण ये हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन संस्कृत व्याकरण है, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समकक्ष है। माने वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि उसमें अनेक प्रकार की अंतर्मुखता और आध्यात्मिकता और ये क्षेत्र आ जाते हैं जिसको समझने की अभी हमको जरूरत नहीं है। यानी कि जो विशिष्ट विद्वान या अध्ययन करेंगे वो ठीक समझे। व्याकरण जब मैं कहूंगा अहम बलदेवानंद सागरः छात्रान अध्यापयामि पाठयामि, ये मैं बोलता हूं तो अहम जैसे मैंने कहा और छात्रान कहा, पाठयामि कहा, तो आप सब जानते हैं कि क्रिया का अपना एक निश्चित रूप है और उसका धातु का एक निश्चित कैरेक्टर है। फिर विभक्तियां 7 है, वो तो हिंदी अंग्रेजी सब में है, डिक्लेंशन वगैरह। लेकिन संस्कृत में विभक्तियों में पूर्णता है उसके रूप में। माने अकारांत शब्द है तो उसका ऐसा रूप चलेगा, अकारांत पुल्लिंग है तो ऐसा चलेगा, इकारांत स्त्रीलिंग है तो ऐसा चलेगा। ये जो पूर्णता है वो बहुत ही मैथमेटिकल और परफेक्ट है। और हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट या यूट्यूब पर कुछ, तो आपको सर्च करने के लिए उस टॉपिक का या उस नाम का देवनागरी में, रोमन में या और किसी भाषा में एग्जैक्ट क्लू वर्ड देना होगा, जिसको आप कूट शब्द जैसे कहेंगे, तो आपको एकदम आपके सामने वो फाइल आ जाएगी। उसी तरह से संस्कृत व्याकरण का स्वरूप है वो इसी तरह से है कि किस प्रकार से सब विभक्तियां, वचन, रूप बनने के बाद हम उस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। मैं और इसको सरल बना के आपको बताता हूं कि आप स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। स्मार्टफोन में आप व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं या टेलीग्राम में आप करते हैं, तो उस समय आप एक शब्द रखेंगे तो बाकी शब्द अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं, पूरा शब्द बन जाए एक अक्षर रखने के बाद। संस्कृत में ठीक वैसे ग्रामर की जो पद्धति, अध्याहार की पद्धति है पाणिनीय व्याकरण की, वो यही पद्धति है जिसको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकल बना दिया है। शास्त्रीय अध्ययन अपनी तरह से है और ये जो तांत्रिक तंत्रांश यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो अपनी तरह का है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी अपूर्णताएं हैं। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं और मेरा लैपटॉप है, उसमें कोई वायरस आ गया तो ये काम नहीं करेगा। मेरा मोबाइल है, उसमें वायरस आया तो काम नहीं करेगा। ये वायरस क्या है? विकार, यानी कि फाइल करप्ट हो गई, ऐसा हम बोलते हैं ना, ये फाइल करप्ट हो गई, अब नहीं चलेगी। पेन ड्राइव करप्ट हो गई, लाइक दैट। लेकिन इस साउंड टेक्नोलॉजी को आज से हजारों वर्ष पूर्व, कितना भी मान ले, कितना भी पुराना, जब वेद की ऋचाओं का उच्चारण किया गया और उसमें उदात, अनुदात, स्वरित और घनपाठ, जटापाठ, ये जो टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी ही है एक तरह से, लेकिन उसको तंत्रांश, तंत्राधारित नहीं बनाया, यानी किसी इक्विपमेंट के आधार पर नहीं है। हमारी श्रुति परंपरा से उनको हमने आगे बढ़ाया है, आज तक जीवित है। बीच में बहुत सारी विलुप्त हो गई थी, लेकिन बाद में फिर अब धीरे धीरे उसको रिकलेक्ट हम लोगों ने किया है।
चारों वेदों को, ऋचाओं को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को, सबको। लेकिन उसकी जो, मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जो उच्चारण पद्धति है वेद मंत्रों की, वो आज से हजारों वर्ष पूर्व जैसी थी वैसी है, उसमें वायरस नहीं आया है। उदात, अनुदात, स्वरित, घनपाठ, जटापाठ वैसे ही है जैसे पहले थी। क्यों? क्योंकि उसमें तंत्र नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमा है। हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने उस तंत्र के अलावा सुपर टेक्नोलॉजिकल कोई प्रविधि की है, आविष्कृत, जो आज भी चल रही है, और उस पद्धति में विकार नहीं है। तो इसीलिए संस्कृत को आप जानते हैं, जब हमारे जो उपग्रह में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक हैं, तो उनको भाषा के लिए बाकी भाषाओं के में मैसेज दिए गए तो उलट पुलट हो जाता था। लेकिन संस्कृत में जब उनको मैसेज दिया गया कि अहम गृहम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, सिंपल उदाहरण, तो वो विद्यालयम अहम गच्छामि या गच्छामि विद्यालयम अहम, कुछ भी कहिए, मैसेज उनको 100% करेक्ट मिला। एंड दैट वाज देयर, दे आर कॉन्फिडेंट कि आज से 10-15 साल के अंदर संस्कृत विल बी द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, संदेह नहीं है, परफेक्शन है, मैथमेटिकल है, जो कि दूसरी भाषा या बोलियों में वो परफेक्शन या उस तरह का मैथमेटिकल जो एक इक्वेशन होता है वो नहीं है। तो इसीलिए संस्कृत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर जैसे बन रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं एक, आप कहें तो मैं अपना एक उदाहरण साझा करूं, 2 मिनट लगेगा। आज से करीब 20 या 22 साल पहले समझिए, एक सीरियल संस्कार टीवी और आस्था टीवी चैनल से टेलीकास्ट हुआ, संरक्षण योग। और संरक्षण, रक्षण माने प्रोटेक्शन, बचाना, और इसमें 75 एपिसोड का, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग का भी मुझे सौभाग्य मिला था। 75 एपिसोड हुए। उसमें जल कैसे बचाएं, पेट्रोल कैसे बचाएं, प्रदूषण से कैसे हम बचें, बिजली को कैसे बचाएं, ये सब संरक्षण। तो जो मैडम थी लीना जी, उन्होंने एक विचार आइडिया दिया और मिनिस्ट्री में थी तो काफी मदद मिली हम लोगों को। और उसको जब प्रोड्यूस किया तो उसमें गीता के श्लोकों का पाठ उनके पिताजी ने पाठ किया था, पुरोहित थे, बाद में तो दिवंगत हो गए, वो रिकॉर्ड कर लिया। और ये सब उसमें 20 मिनट का एपिसोड हुआ करता था। तो बच्चों से, स्कूल के बच्चों से कुछ स्क्रिप्ट वगैरह करवाते थे, और एंकर जो है गीता का श्लोक और उसके बाद उसकी व्याख्या और कैसे हमें बचाव करना है। और एक बात और, ये जो आप ट्रैफिक, रेड लाइट ट्रैफिक होती है, उसमें जो रिवर्स काउंटिंग है वो भी उन्हीं की देन है कि किस तरह से 30, 29, 28, 27 ऐसे जो रिवर्स काउंटिंग है वो संस्कृत के माध्यम से वो उन्होंने उसको अपलोड किया है सारा। तो उस को गीता के जो एडिटिंग हम एपिसोड की कर रहे थे तो उसमें एक शब्द के उच्चारण में कहीं प्रॉब्लम आई। अब वो पुरोहित जी जिन्होंने पाठ किया था वो तो नहीं थे, तो अब उनकी ध्वनि में वहां करेक्शन हमको करना था। तो मान लीजिए गच्छति की जगह उन्होंने यच्छति बोल दिया था, तो य की जगह ग का हमको साउंड चाहिए था। तो मैंने एडिटर को कहा आप जहां ग की साउंड है उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो आ जाएगा। तो वो ग की साउंड जैसे ही लाते थे तो उसके आगे पीछे की साउंड भी साथ में आती थी। फिर 2-2.5 घंटे ही मेहनत करने के बाद मैंने उनको कहा कि यहाँ यच्छति में आगे पीछे जो साउंड है और यह है, ऐसा आप ग ढूंढिए जिनकी आगे पीछे की साउंड भी वैसी है, और ऐसा किया तो वो शुद्ध हो गया। एंड दैट वाज आवर सक्सेस। तो मुझे तब समझ में आया कि क्यों हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत को परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें वो परिपूर्णता है स्वरों की, ध्वनियों की। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि ये सिर्फ भाषा नहीं है, ये साइंस ऑफ साउंड है, ध्वनि विज्ञान है। और ये ध्वनियों में कैसे विशेष रूप से प्रभाव होता है और उस प्रकृति में इसका योगदान होता है और ध्वनि के कारण क्या क्या कार्य होते हैं, वो सब संस्कृत भाषा ध्वनि का एक प्रतिरूप है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो संक्षेप में मैं